हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। आज हम लोग जनरली जो पढ़ाई करते हैं उससे इतर जाके बातें करने वाले हैं। आज हम कोई भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, हम कोई और सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम वो पढ़ने वाले हैं जिससे ये पता लगे कि पढ़ना कैसे। तो समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या होती है कि आखिर पढ़ाई, सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ घर में, रोज 12 से 13 घंटे तो मैं स्टडी करता ही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सिलेबस को कंसोलिडेट कैसे करूं। मुझसे वो नहीं हो पा रहा। सर मैंने ये यूट्यूब चैनल, मैंने वो यूट्यूब चैनल, मैंने ये यूट्यूब चैनल, इतने घंटे का वीडियो, ये सब मैंने देख लिया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको याद कैसे रखना है और ये कैसे दिमाग में ठहरेगा। सर मेरे सामने ना कोई मोटिवेशन ही नहीं है। मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। सर लॉकडाउन हो चुका है, मेरे पास इंटरनेट है, लेकिन घर में वो माहौल ही नहीं है कि मैं पढ़ूं कैसे, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही। सर अब तो सीटों की संख्या भी कम है और सरकार देख ही रहे हैं, कोविड-19 से हम लोग जूझ रहे हैं। इस बार तो एम्प्लॉयमेंट आने वाला है नहीं, हो चुका, नहीं होगा। कैसे चलेगी? स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है देश की और पूरे विश्व की। नौकरियां बनने नहीं वाली हैं। हमारा सिलेक्शन तो सर क्या ही होगा, जो पहले से सिलेक्टेड है, जो पहले से तैयारी बहुत सालों से कर रहे हैं, पहले उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। हमारा क्या होगा? इन तरह तरह की बातों से रोज एक विद्यार्थी रूबरू हो रहा होता है, एक स्टूडेंट रोज इन सब बातों से गुजर रहा होता है। आज चर्चा इसी पे करने वाले हैं कि आखिर इन सब कंडीशंस में, जब आपके सामने ना मोटिवेशन हो, ना आपके सामने सिर्फ दिख रहा है आपको कि भविष्य में पता नहीं अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, पढ़ाई कैसे करें, माहौल नहीं मिल रहा है, हमको पता नहीं लग रहा जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत है, हम तैयारी किसकी करें, हमको यूपीएससी करना है कि हमको यूपीपीएससी करना है कि हमें एसएससी करना है। एक पल को लगता है रेलवे में चला जाऊं, एक पल को लगता है एसएससी कर लेता हूं, एक पल को लगता है बैंक कर लूं, एक पल को लगता है सीएपीएफ में चला जाऊं, एक पल को लगता है यूपी में चला जाता हूं, एक पल को लगता है क्लर्क बन जाता हूं यार आज की डेट में। लेकिन शुरुआत कहां से करी हमने? हमें बनना है आईएएस, और खत्म कहां पे हुए आके? एक बैंक में जा रहे हैं या फिर एक बैंक की नौकरी करने वाले हैं या फिर किसी और जॉब में चले गए। तो आखिर ये अंतर कहां से आ रहा है, इसको समझना है आज कि आखिर क्यों चीजों को हम एक एक्सक्यूज के द्वारा चीजों को किनारे का दरकिनार कर देते हैं और अपने दिमाग को हावी होने दे रहे हैं। दिमाग जब हम पे हावी होने लगता है तो हम वो करते हैं जो हमारा दिमाग हमसे करवाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 4 बजे उठने के लिए कह दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग 4 बजे उठ जाएंगे। मैक्सिमम लोग 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे तक भी नहीं उठ पाते, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में जगने की आदत होती है रात के 12 बजे के बाद तक और सोने की आदत होती है सुबह के 9 बजे के बाद तक। उससे पहले उठना बहुत मुश्किल है। अगर कोई तुम्हें उठा दे सुबह 5 बजे उठ जाओ बेटा, 5:30 बजे या 6 बजे उठ जाओ, कोई नहीं उठेगा, कोई उठता ही नहीं है। और अगर उठ भी गए तो ऐसे उठेंगे और देखेंगे टाइम क्या हुआ, 5:30, और क्योंकि नींद हावी है, ऊपर से अंदर से लग रहा है कि यार रोज तो 9 बजे उठ रहा हूँ, आज 5:30 बजे उठने की कोशिश में हूँ, दिमाग बार बार सप्रेस करेगा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, और तुम सो जाओ। लेकिन उसी जगह पर अगर आप बिस्तर छोड़, कुछ लोग बिस्तर छोड़ भी देते हैं, जमीन पे आ जाते हैं, चल देते हैं, पानी पी लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही टेबल चेयर पे बैठते हैं अंदर से फिर एक आवाज आती है कि नहीं, आज से नहीं, अब अगले दिन से पढ़ना शुरू करेंगे। और एक बार फिर से जैसे ही दिमाग हावी होता है, हम टेबल चेयर छोड़ते हैं, बेड पे पहुंचते हैं और सो गए। तीसरी कंडीशन होती है कि हाँ, उठे, टेबल चेयर पे बैठे भी रहे, आधे घंटे 30 मिनट तक सस्टेन किया उस टेबल चेयर के साथ, एकदम से लगा कि यार कमर में हल्का सा पेन हो रहा है, क्यों ना थोड़ा सा बेड पे लेट के पढ़ा जाए, एकदम फ्लैट हो गया। तो बेड पे लेटे, किताब ऐसे रखी और लेटे 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 सो गए। तो फाइनली क्या हो रहा है? हम सो जा रहे हैं, हम उस समय पर उठ ही नहीं पा रहे हैं। इसका कारण है, एक इस छोटे से एग्जाम्पल से मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये हावी होगा हमारे ऊपर तब बहुत समस्या हो जाती है। इसको हावी मत होने दीजिए, ये आपको ना चलाए, आप इसको चलाइए। क्योंकि जब आपको ये दिमाग आपको कंट्रोल करने लगेगा तो आप फिर एक तरीके से मन के हारे हारे और मन के जीते जीत का सिस्टम चलने लगेगा। एक बार दिमाग आपको ओवरकम कर गया तो आप फिर जीत नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये विश्वास रखिए कि सफलता
बहुत आसानी से नहीं मिलती है। असफलताएं पहले बहुत सारी मिलती चली जाती हैं, उसके एकदम बाद सफलता मिलती है। चाहे फिर मैं उदाहरण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों ना ले लूं, चाहे मैं अब्दुल कलाम जी को क्यों ना ले लूं, चाहे मैं किसी भी सचिन तेंदुलकर को क्यों ना ले लूं, चाहे मैं किसी भी बड़ी हस्ती को क्यों ना ले लूं, शुरुआत में वो सब गिरे हैं और गिरने के बाद ही उठे हैं। तो ये मत सोचिए कि उठते ही आप बस यूपीएससी या यूपीपीएससी में आप बस उठेंगे और फर्राटे के साथ दौड़ पड़ेंगे। दौड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं डगमगा जाएं, गिर जाएं। लेकिन गिरने के बाद उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गिर गए तो फिर आप उठ नहीं पाओगे। और गिराने वाले भी बहुत मिलेंगे आपको आसपास, बहुत लोग होंगे जो तरह तरह की बातें आपसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि तुमको तो यही नहीं आता कि अभी प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, तुम्हें तो यही नहीं पता कि राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन एज क्या होती है, अरे तुम्हें यही नहीं पता भारत का राष्ट्रपति तीसरा चौथा या 10वां कौन था, अरे कैसे सिलेक्शन लोगे यार। और तुम तैयारी कर रहे हो आईएएस पीसीएस की, नहीं हो पाएगा कभी। ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे कि नहीं परेशान मत हो, ये एग्जाम एक्चुअली में ये एग्जाम तुम्हारे स्टडी तुम्हारे स्तर का नहीं है कि तुमने पहले क्या किया, ये एग्जाम तुम्हारे अभी की प्रिपरेशन का है कि तुम अब क्या करने वाले हो। तुमने 10th में तुम्हारे 3rd डिवीजन आई थी या 12th में 3rd डिवीजन आई थी, बीएससी में ये हुआ था, बीटेक में वो हुआ था, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम करंट सिचुएशन में क्या करने वाले हैं, हमारे साथ जो बीत रहा है उस बीतने वाली चीज को देखते हुए हम अपने आप को किस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। हमको ये नहीं पता जो हमारे सामने से आ रहा है उसको मोल्ड कैसे करें। और असफलता कई बार मिलती है, ऐसा नहीं है कि एक बार मिलेगी, कई लोगों को कई कई बार मिलती चली जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पीछे हट जाओ। तो वो सुना है ना कि शेर जब 5-6 कदम पीछे हट रहा होता है तो एक्चुअली में वो छलांग मारने के लिए हटता है कि अब मैं और ऊंची छलांग मारूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि कहावत है, ये बातें हैं, ये सब नौटंकी है, कुछ नहीं है सच्चाई। जो सच है वो सच ये है कि सिलेक्शन नहीं होना लिखा है। तो ये विश्वास रखो कि कई बार भगवान आपको रास्ते दे रहा होता है उन असफलताओं के जरिए। कई बार भगवान आपको ठोकरे मार रहा होता है, और भगवान आपका कोई भी हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, कोई भी हो, वो आपको ठोकरे मार रहा होता है कि ताकि या तो आप समझ जाओ, और अगर नहीं संभलोगे तो वो आपको अगर उस जगह तक पहुंचाना चाहता है तो संभाल के ही मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, प्रिपरेशन में ये जरूर होता है कि 90% हार्ड वर्क और 10% लक। ऋषि कपूर जी की कल डेथ हो गई। एक आखिरी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, वीडियो यूट्यूब पे। वहां एक लड़का गाना गा रहा है, तो ऋषि कपूर उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि ऐसे ही मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिल जाएगी। हाँ, ये जरूर है लेकिन कि मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा लक और ज्यादा मेहनत आपको सफलता के आयामों तक पहुंचा देती है। तो ये वही स्टेटमेंट है, 90% हार्डवर्क 10% लक। हाँ, कुछ लोगों के केस में मैं कह सकता हूं कि कई बार मेहनत इतनी ज्यादा, कई बार ये 10% ज्यादा हावी हो जाता है, लक कई बार कुछ लोगों का नहीं काम करता। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, हार मत मानो, अंत तक लड़ने का मादा जो रख लेता है वो अंत तक अपनी सफलता की ऊंचाइयों, अपनी सफलता को पा ही लेता है। तो किसी के मुंह से मैंने ही सुना है, कोई राजस्थान पीसीएस की कोई टॉपर थी, उन्होंने 4 पंक्तियां बोली हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनकर। मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच पाए ये पंक्तियां। ये 4 पंक्तियां उन्होंने बोली कि मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ पार कुछ इस पार मगर कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मतलब ये कि तुम तैयार हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन इतने सारे लोग आसपास हैं, इतनी सारी कंडीशंस आसपास हैं कि हम उन कंडीशंस, उन प्रेशर्स को झेल ही नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने बैठे ही थे कि घर से फोन आ गया कि घर में कि बवाल हो चुका है। पढ़ने बैठे ही थे कि कोई और फोन आ गया कि बहुत याद आती है तुम्हारी। पढ़ने बैठे ही थे कि एक फोन और आ गया, अबे क्या कर रहा है, बे कुछ नहीं होने वाला, लॉकडाउन चल रहा है, चल आ रहा है क्या। ऊपर नीचे रहते हो ना, इसलिए। पढ़ने बैठे ही थे कि कुछ और मन में आ गया कि यार सितंबर से पहले एग्जाम होने नहीं वाला, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो,
और चाहे वो कोई और एग्जाम हो, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, और इसके आगे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, हम बाहर जाने नहीं वाले, तो यार थोड़ा सा अंगड़ाई तो ले लेते हैं। पढ़ने बैठे ही थे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और पता नहीं कौन कौन सी चीजों को ऑन करके बैठ गए हैं। और सबसे बड़ा हर्डल जो व्यक्ति के मतलब इस वक्त प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ा हर्डल है जिंदगी का, वो है फेसबुक, व्हाट्सएप, और जो नई जनरेशन है उसका सबसे बड़ा हर्डल है इंस्टाग्राम और ट्विटर। उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आखिर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का आपके दैनिक जीवन में और आपके दिमाग में क्या क्या असर पड़ता है, तो मैं बताता हूं। कोशिश करो कभी कि रोज उठ जाओ और सोनी टीवी पर एक नाटक आता है सावधान इंडिया, और वो किस चैनल पे आता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन किसी या सोनी या स्टार पे आता है सावधान इंडिया। और उस सावधान इंडिया या फिर वो एक क्राइम रिपोर्ट करके कुछ आता है, तो अगर आप उसको रोज देख लो, जब वो आता है रोज, आप रिपीट टेलीकास्ट होते रहते हैं, नए नए उसमें एपिसोड आते हैं, आप रोज उसको देखो। और अगर आप उसको रोज देखना शुरू करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 5 से 10 या 15 दिन के बाद आपको अपने घर में रहने में दिक्कत हो जाएगी। आपको दुनिया भर पे शक हो जाएगा कि अरे इधर ये होने वाला है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कैमरा लगा हुआ है कहीं, अरे आज ऐसा हो जाएगा, अरे आज वैसा हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये आपके दिमाग में प्रभाव डालते हैं। और यही है यूट्यूब और यही है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये आपके दिमाग में प्रभाव डाल रहे होते हैं। और किस तरीके का प्रभाव डाल रहे होते हैं? बहुत खतरनाक प्रभाव डाल रहे होते हैं। मैंने बताया ना, पढ़ने बैठे ही थे कि यूट्यूब पे हमने तुरंत एक से हेडलाइन सुन ली कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है, भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ चुकी है, अब भारत में नौकरियों का मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। बस जितना मोटिवेशन आपने 1-2 दिन में इकट्ठा किया था कि मम्मी पापा के लिए मतलब कुछ बहुत बेहतर करने के लिए मैं सोच रहा हूं, आप एकदम जी जान से लगे पड़े थे, टेबल चेयर को आपने पकड़ ली थी, नोट्स बनाने का आपने पूरा टाइम टेबल बना लिया था, आप पढ़ने जा रहे थे, लेकिन तभी यूट्यूब में क्या बोल दिया गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ चुका है और नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल होंगी। तभी सुनने को क्या मिला कि कोविड-19 डिजीज के कारण लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है और अब लॉकडाउन इतनी तारीख को खुलेगा। तभी सुनने को क्या मिला, प्रयागराज से लड़कों को ले जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बसें लगा दी हैं और अब बच्चे अपने घर को जाएंगे। बस इतना तुमने सुना और तुमने अपने दिमाग में मैपिंग क्या बना ली, बच्चे घर को जाएंगे, इसका मतलब है एग्जाम और टलेगा। क्या है ये है डिस्ट्रक्शन जो बीच में आके खड़ा हो जाता है रोज रोज। क्योंकि रोज सुबह उठते हैं हम एकदम तरोताजा मूड से और एक टाइम टेबल एकदम दिमाग में सेट हो जाता है कि सुबह उठेंगे 8 बजे तो कम से कम उठना है, और इसके बाद हम नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा बहुत जो भगवान को देखना है वो देखेंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे और ठीक 10 बजे हम टाइम टेबल पर बैठ के अपनी पढ़ाई शुरू, टेबल चेयर पे बैठेंगे और टेबल पर नोट्स लेके शुरू कर देंगे। पहले हिंदू पढ़ेंगे, फिर दैनिक जागरण पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। और जैसे ही बैठे ही थे कि कहा यार थोड़ा सा यूट्यूब चला लेते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्तों ने क्या कहा, बस पहुंचे ही थे कि वो दोस्त ने एक पिंग कर दिया यूट्यूब का लिंक, बस खोला तो वहां पर देखा बस कि वहां पे आ रहा है कि भविष्य बहुत अंधकारमय है, दुनिया खत्म होने वाली। अच्छा, कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है, दुनिया खत्म होने वाली सुनते हैं तो परेशान हो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि जितने आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे, अगर आप YouTube का प्रयोग कर रहे हो या अगर आप Facebook का प्रयोग कर रहे हो, तो दुनिया भर के तमाम चैनल हैं जो पढ़ाई करवाते हैं, अगर आप उन पर जाओ। मैं नहीं कह रहा आप मेरे पर आओ, आप जहां जाना चाहो आप जाओ, लेकिन आप इन संसाधनों का प्रयोग पढ़ने के लिए करेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 10 से 12 दिन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका पढ़ने का स्तर कैसा है। कोशिश करिए एक बार, आप YouTube में रोज ये कसम खा लीजिए, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपके लिए आपका कोई भगवान हो, चाहे कोई और हो, XYZ हो, उसकी कसम खा के कह लीजिए कि अगर मैं दिन में YouTube चलाऊंगा, 5 घंटे चला रहा हूं, तो मैं ये कसम खा रहा हूं कि मैं कम से कम 2 घंटे तो पढ़ने का टॉपिक देखूंगा। अब पढ़ने का टॉपिक ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के वॉशिंगटन DC ने भारत के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट अनफॉलो किया। ये क्या करोगे जान के? ये अकाउंट नहीं करना उन 2 घंटे में। ये पढ़ना है कि अगर आज 30 अप्रैल के दिन कोई दिवस मनाया जा रहा है, आयुष्मान भारत दिवस मना रहे हैं, तो आखिर आयुष्मान भारत स्कीम क्या है? अगर दादा साहेब का जन्म 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो ये दादा साहेब की 150वीं जयंती अगर मन रही तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है?
कौन सी पहली मूक फिल्म उन्होंने बनाई, किस सन में बनाई, तो ये कसम खाओ कि कम से कम यूट्यूब को 2 घंटे चलाएंगे तो जो फैक्ट मिलेंगे, जो पढ़ने की चीजें मिलेंगी, उनको कहीं नोट डाउन कर लेंगे छोटा छोटा। और 15 दिन बाद आप इसी चैनल पे वापस से कमेंट करना कि क्या असर हुआ। ये हर किसी को पता है, लेकिन क्योंकि ये हम पे हावी है, दिमाग बहुत हावी है हम पे, ये करोगे आप, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन बोलोगे कि यार कुछ नहीं हो रहा, इससे अच्छा तो मैं कोई और 3 दिन बाद कोई फास्ट फॉरवर्ड देख लूंगा, कोई वीडियो आएगा अच्छा सा करंट अफेयर ये इतने महीने का और इतना इतिहास का इतना बड़ा वीडियो, वो देख लूंगा, एक बार में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक बार में तैयार होता होता तो कितने लोग ये क्यों कहते बार बार कि रोज ये देखो, रोज ये पढ़ो, रोज 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 पढ़ो। एक और रोचक तथ्य जो मैं कहना चाहता हूं बार बार, और ये कई बार आपने सुन भी रखा होगा, कई महान लोग कहते हैं कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो तुमको मजा ही नहीं आता है कि अगर लक्ष्मीकांत कह दिया गया कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत ही रामबाण है, उसके अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं, तो आपको बेयर एक्ट भी उठाना है, आपको डीडी बसु भी उठाना है। वहां से निकले तो किसी कोचिंग के एक नोट्स उठा के ले आए, इतने मोटे से, कवर कुछ नहीं होना लेकिन उठा के लेके आए हैं। मैं दूसरा बताता हूं तथ्य आपको, रोज हिंदू पेपर आएगा, न्यूज़पेपर, और क्यों आ रहा है? क्योंकि पड़ोसी में जो लड़का रहता है और तीसरे फ्लोर पे जो एक लड़का रहता है वो हिंदू लेके पढ़ता है, पता नहीं पढ़ता कि नहीं पढ़ता, लेकिन हिंदू उसके यहाँ आता है और मास्टर साहब ने बोला हुआ है हिंदू का एडिटोरियल अगर नहीं पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल अगर नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये किसने कहा कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पढ़ने के बाद सिलेक्शन होगा ही होगा? क्या ये भी सत्य है? मेरे ख्याल से अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं, अगर 5 लाख लोग हिंदू पढ़ रहे होते हैं, 5 लाख लोग हिंदू पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन तो मेरे ख्याल से होना 700 या 800 लोगों का ही फाइनली यूपीएससी में है, या यूपी पीसीएस की बात करूंगा तो 1000 लोगों का ही होने वाला है। तो फिर पढ़ तो 5 लाख लोग रहे थे, फिर हिंदू के एडिटोरियल 5 लाख लोगों ने पढ़ा तो सिलेक्शन इतने कम का क्यों हो? तो इसका मतलब गारंटी थोड़ी ना है कि जो हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने ही वाला है, 100% होगा। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो जिनके अंदर इंग्लिश को पढ़ने की इतनी ज्यादा क्षमता जिन्हें नहीं लगती है कि यार ये जो पढ़ रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है, इसको ना पढ़कर अगर आप कुछ हिंदी जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण आता है दैनिक जागरण का, अगर उसको आप पढ़ लो, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा तो उसको क्यों नहीं आप 10 बार पढ़ ले? समझिए ना, अगर आप हिंदू एडिटोरियल में एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में लिखा है, आपने उसको 5 घंटे माथा पच्ची करके पढ़ना शुरू किया, आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से रहा है और आपको हिंदी बहुत अच्छी आती, तो आप क्यों नहीं उसको हिंदी में खींचते हैं? आप क्यों नहीं वो पेपर लगा रहे हैं जो हिंदी में आता हो, जिसमें हिंदी में चीजें मिलती हैं? आप वहां से क्यों नहीं चीजों को खींच ले रहे हैं? आप क्यों हिंदू के पीछे भाग रहे हैं? और जो इंग्लिश मीडियम के वो हिंदू पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चाहिए, एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को देखकर उनके पीछे क्यों भागते हैं? फाइनली मुझे पता है कमेंट आएंगे नीचे, सर हिंदी मीडियम की दुर्दशा देखिए आप। दुर्दशा हर कोई देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं बवंडरों से तो निकलना है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक से हटाकर किसी सब्जेक्ट की बात ना करके इसकी बात करी है कि आखिर पढ़ते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं बताता हूं किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी चाहिए, वो सबसे पहली बात कि रोज अपने दिमाग को एक टारगेट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप टारगेट लेस प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास लक्ष्य विहीन तैयारी है, तो इसका मतलब, और ये लक्ष्य मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 साल का लक्ष्य पहले से, कुछ लोग 1 साल का लक्ष्य बना लेते हैं या इतने महीने में ये खत्म करना है, ये लक्ष्य नहीं बनाना है। हर रोज का एक टारगेट देना है अपने दिमाग को कि मैं रोज, अगर आप सोने जा रहे हैं, अगर सोने से पहले 15 मिनट 20 मिनट पहले या फिर आधे घंटे पहले एक टाइम टेबल बना दीजिए अगले दिन का कि मैं कल सुबह 8 बजे या 9 बजे उठूंगा, जहां पर आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से। जबरदस्ती नहीं है कि मैं 5 बजे उठूंगा या मैं 6 बजे उठूंगा, ये कोई जबरदस्ती नहीं। जितने बजे आपको लगता है कि मैं अगर 6 घंटे सोता हूं तो मेरी बॉडी में थकान नहीं होती है, तो आप 6 घंटे सोइए। अगर आपको लगता है 7 घंटे सोइए, और फाइनली आप 8 बजे तक उठ जाइए हर हाल में। मैं नहीं कह रहा ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। और अपने दिमाग को, जो आपने रात में टाइम टेबल बना के रखा है कि मैं 8 बजे उठूंगा और 8 से 9 या 8 से 9:30 में ये करने वाला हूं, इस तरीके से आप एक दिमाग को टारगेट दीजिए और कोशिश करिए कि उस टाइम टेबल में, मैं मान के चलता हूं कि बीच में अगर आप 1 घंटे का ब्रेक भी ले लेते हैं कि हाँ मैं टीवी देखूंगा या मैं कुछ और कर लूंगा, वो सही सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करिए कि उस टाइम टेबल में कम से कम 2-2 घंटे के 2 स्लॉट ऐसे होने चाहिए जहां पर आप बहुत हैवी स्टडी करो, बहुत ही गहन तैयारी के साथ।
पूरा मन लगा के मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके दुनिया भर की बातों को किनारे रख के माता पिता की चिंता छोड़कर सब कुछ छोड़कर 2-2 घंटे के 2 स्लॉट ऐसे रखते हैं, मतलब टोटल 4 आवर हो गए, जिनमें आप बहुत खतरनाक तैयारी करने वाले हैं। खतरनाक का मतलब ये नहीं कि लक्ष्मीकांत बगल में खड़ी है, एम पुरी सर के नोट्स खुले हुए हैं, अभय कुमार सर के नोट्स खुले हैं, विजन भी खुला है, दुनिया भर का चैनल भी खोल लिया है, पूरा एकदम पीएचडी करवा ली उस एक चैप्टर पे। चैप्टर सिंपल सा था, पंचायती राज, सिंपल सी चीजें पता होनी थी, लेकिन हमने उन सबको छोड़ा, लक्ष्मीकांत को छोड़ा और दुनिया भर का सब पढ़ना। ये नहीं करना है। अगर वो 2 घंटे पढ़ना है तो एक किताब आपके पास होगी, उस चैप्टर को उठाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ फंडामेंटल राइट, या फिर मैं कहूँ कि आप हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को उठाइए, चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे वो ल्यूसेंट हो, चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपका कोई टेक्स्ट बुक हो, कोई भी किताब उठाइए, उस चैप्टर को खोलिए, उस चैप्टर को कम से कम 2 घंटे में 2-3 बार रीडिंग मार दीजिए। पहली बार बहुत फास्ट रीडिंग, एकदम बहुत तेज पढ़ना है, कहीं नहीं रुकना है, बहुत तेज से पढ़ना है। सेकेंड टाइम थोड़ा हल्का उससे स्लो चलना है, और थर्ड टाइम बहुत स्लो आना है उस चैप्टर पे। और जब फोर्थ टाइम आओ तो नोट्स बना लो कि हाँ ये समझ में आ गया कि हुमायूं इस वक्त ईरान भागा था, ये चौसा का युद्ध हुआ था, ये बिलग्राम का युद्ध हुआ था, इसके साथ हुआ था, वो इस तरीके से नोट्स बनाने। तो पहला काम है कि अपने दिमाग को रोज एक टारगेट देना है, क्योंकि आप दिमाग को जब टारगेट दोगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पहले शुरू के 5 दिन बहुत दिक्कत होगी, इतना मन करेगा कि भाई कुछ टारगेट देने से कुछ नहीं होता, जीवन बिना टारगेट के चला लेंगे, लेकिन विश्वास करिए 5 दिन के बाद आपका दिमाग आपकी सुनने लगेगा। नंबर 2, खुद को मोटिवेट रखना है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के, आप अगर मोटिवेशन नहीं है, अगर आपका कोई मोटिव नहीं है तो आप मोटिवेट कैसे हो पाओगे। तो पहले तो हमारे पास एक मोटिव होना चाहिए कि आखिर ये प्रिपरेशन जो कर रहा हूं इसको क्यों कर रहा हूं। अगर आपके पास मोटिव नहीं है तो आप मोटिवेट क्यों होगे। तो मोटिव होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन कैसे लेकर आया जाए, तो मोटिवेशन के लिए अब आप यूट्यूब चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गंगाजल मूवी लगा ली, अजय देवगन एसपी साहब है उनको देख रहे हैं, या फिर कोई केजीएफ लगा ली, या कोई मूवी लगा ली, परमाणु मूवी लगा ली, मोटिवेशन मिल रहा है, 2 घंटे खा गए। मोटिवेशन लेने का मतलब है किसी एक ऐसे वीडियो को देखना, या किसी एक ऐसे व्यक्ति की किताब को पढ़ना, या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति को सुनना, या फिर कुछ ऐसा करना जो आपको, जिसे करने से आपको आनंद की प्राप्ति, अच्छा लगता है आपको कि हाँ मैं 2 घंटे पढ़ चुका हूं, अब मेरे को मतलब मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं और मुझे लग रहा है कि अब मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, तो क्या करना है कि मूवी देखा जाके। अभी तो निकल नहीं सकते, तो लैपटॉप पे कुछ देख लिया 1-2 घंटे का, मूवी देख ली चलो। या फिर खुद को रिवार्ड देना शुरू करना है कि हाँ अगर मैं 2 दिन तक पढ़ूंगा इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो मैं तीसरे दिन इस टाइम टेबल में कुछ ऐसा करूंगा जो मुझको अच्छा लगे, ताकि आप रिवार्ड देना सीख जाओ खुद को। ये 50 जगह हर कोई बोलता है। नंबर 3 क्या करना है, एक बार मोटिवेशन हो गया तो नंबर 3, कभी भी अपने आप पर घमंड को हावी नहीं होने देना है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कहानी कि एक पेंटर था जो पेंटिंग बेचकर रोज इनकम कमाता था, और उसकी पेंटिंग की कीमत थी 500 रुपए। रोज वो पेंटिंग बेचता था, मार्केट जाता था, अपनी बनाई हुई पेंटिंग को बेचता था, 500 रुपए में उस पेंटिंग को बेच देता था, और फाइनली घर आ जाता था, सेटिस्फाइड था। उम्र उसकी बढ़ रही है, धीमे धीमे वो 60 के करीब पहुंच रहा है, और उसको उस पेंटर को ये समझ में आ रहा है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा आंखों का विजन कमजोर हो गया है। तो वो अपने बेटे को ये हुनर देता है, बेटे से कहता है कि देखो मैं कमजोर हो रहा हूँ, बुढ़ापा मुझे आ रहा है, और अब ये पेंटिंग शायद मैं बना नहीं पाऊंगा सही से, तो बिज भी नहीं पाएंगी, तो अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो मैं तुम्हें सिखाऊं, ताकि तुम मार्केट जाओ और उस पेंटिंग को बेचो। तो जब पिताजी ने ये सिखाया तो बेटे ने बहुत ही प्यार से इस कला को ग्रहण किया। मैंने बोला पिता की पेंटिंग कीमत थी 500 रुपए, बेटे ने पहली बार पेंटिंग को बनाया, और जब मार्केट पहुंचा उस पेंटिंग को बेचा तो उस पेंटिंग की कीमत थी मात्र 100 रुपए। वापस लौटा, पिताजी से बोला कि ये 100 रुपए क्यों है, जब आपने मुझे पूरा सिखा दिया तो 100 रुपए की पेंटिंग क्यों बेच रही है, ये 500 की क्यों नहीं बेच रही। तो पिताजी से बोला, जिद कर रहा है कि मुझे फिर से सिखाओ, मुझे फिर से सीखना है। पिताजी ने फिर से सिखाया, सीखा बहुत दिन, फिर पहुंचा मार्केट में, अब की बार पेंटिंग की कीमत हुई 200 रुपए। फिर वापस आया, फिर खींचा, फिर पिताजी से बोला कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं सिखाना चाह रहे हो, कुछ तो चीज है जो आप नहीं मुझे सिखाना चाहते हैं, मुझे सिखाइए जो आपके अंदर बेसिक क्वालिटी हो, मुझे बताइए पेंटिंग अच्छी कैसे बचेगी, कैसे ज्यादा की बेच पाऊंगा। तो पिताजी ने फिर सिखाया और बेटे ने फिर सीखा, फिर मार्केट गया, पेंटिंग की कीमत हुई 300 रुपए।
फिर लौट के आया मार्केट से, फिर पिताजी से बोल रहा है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। पिताजी ने फिर से सिखाया, और अब की बार जब मार्केट जाके वापस लौटा तो चेहरे पे मुस्कान है, एक संतुष्टि है। पिताजी ने पूछा पेंटिंग की क्या कितने का बिका? तो बोला पिताजी 500 रुपए। तो पिताजी ने कहा कि आओ अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि 1000 की पेंटिंग कैसे बेचें। तो हंसता हुआ बोला कि पिताजी आज 500 की नहीं बिकी, आज बिकी है पेंटिंग 750 रुपए की। तो पिताजी ने कहा तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इसको अब 1000 की कैसे बेचा जाए। तो उसने बोला जब मैंने 500 आप 500 की बेचते थे, मैंने 750 की बेच ली, तो मैं 1000 की भी अब बेच लूंगा क्योंकि मैं सीख चुका हूं। तो पिता ने अपने बेटे से कहा ठहरो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था और मेरे पिताजी की विजन कमजोर हुई और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, तो उनकी पेंटिंग की कीमत उस वक्त थी 200 रुपए। और जब मैं पहली बार अपने पिताजी से सीखा और मार्केट गया तो मेरी पेंटिंग 50 रुपए में बिकी। मैं फिर घर पहुंचा, मैंने अपने पिताजी से फिर कहा सिखाओ, तब पेंटिंग मेरी 100 रुपए की बिकी। मैं फिर घर पहुंचा तो पेंटिंग 200 रुपए की बिकी। मैं फिर घर पहुंचा और एक दिन ऐसा हुआ कि पेंटिंग की कीमत हो गई 500 रुपए। और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पिताजी से कहा कि 500 की बेच के आया हूं। तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं पेंटिंग को 1000 की कैसे बेचा जाए। और मैंने उस दिन यही बोला था कि जब मैंने 500 में बेच ली है तो मैं अब 1000 में भी बेच लूंगा। और एक वो दिन था और आज का दिन है, आज भी मेरी पेंटिंग की कीमत 500 रुपए ही है। इस कहानी से मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग ने सीखना बंद कर दिया, जिस दिन तुम्हारे दिमाग ने घमंड के रूप में, ये घमंड तुम्हारे ऊपर हावी हो गया कि मुझे तो बहुत आता है, दुनिया भर की नौटंकी और ये सब जो बातें चलती हैं चैनलों पे या क्लास में, कोचिंग में, ये सब फर्जी पढ़ाते हैं, कोई मतलब नहीं है, उस दिन तुम गड्ढे में जाने की शुरुआत कर चुके हो, दलदल में धंस रहे हो। तो नंबर 1 घमंड नहीं करना है। नंबर 2 सीखने की ललक कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां से जो सीख पाओ उसको सीख लो, चाहे आप पे पत्थर क्यों ना मार रहा हो, उससे सीख लो। अपने काम को जारी रखना बहुत जरूरी है। तो मैं इस कहानी के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि सीखने की ललक नहीं छोड़नी है, लगातार सीखते रहना है, जरूरी है। विकासवादी सिद्धांत, हमेशा विकास करते रहो, बढ़ते रहो आगे की ओर, पीछे कतई नहीं हटना है, बस बढ़ते रहना है। तो मैंने बताया कि मोटिवेशन, तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट, एक वो नब्ज होती है हर किसी के पास, जिस नब्ज के द्वारा वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है किसी के लिए। और जनरली मैं मान के चलता हूं 90% लोगों के लिए वो नब्ज होती है माता पिता की नब्ज। इस नब्ज को हमेशा पकड़ के रखिए, उनको नहीं छोड़ना है किसी भी स्तर पे। मैं ये नहीं कहता कि घर पे आप दूर रहिए, अपनी प्रॉब्लम मत सुनिए, प्रॉब्लम घर में और भी लोग होंगे वो टैकल कर लेंगे। लेकिन चाहे आप सफल होएं चाहे आप सफल ना होएं, एक नब्ज होती है जिसको हमेशा, वो आपकी नब्ज हमेशा चल रही है, उसको पकड़ के रखना, उसको छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बहुत आपके आपके मम्मी पापा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनसे हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किस स्तर तक मेहनत कर सकती है। उन्हें पता है कि जब मेरा बेटा या मेरी बेटी गिरेगी तो उसे उठाना कैसे है। उन्हें हर चीज पता है, उन्हें XYZ ABCD आपकी पूरी कहानी पता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हर चीज करी है आपके साथ। आपको खिलाया भी है, पिलाया भी है, नहलाया भी है, सब चीजें करी। उन्हें पता है कि ये मेरे बेटे या मेरी बेटी का रिस्पॉन्स कैसा होने वाला है, अगर वो गिरेगा तो उसे खींचना कैसे है। और विश्वास करिए, आप बहुत डिप्रेशन में होंगे, आपको बहुत टेंशन हो रही होगी, लेकिन एक फोन करेंगे आप अपने घर में, और जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, वो चाहे आपका माता हो, चाहे पिता हो, चाहे आपका भाई हो, अगर वो आपसे बात करके आपसे एक बार बोल देगा, अरे क्यों परेशान हो रहा, तेरे को नोबेल प्राइज थोड़ी ना मिलने वाला है, तो एकदम लगता है कि यार किसी ने कुछ कह दिया, बहुत अच्छा कह दिया। तो इस नब्ज को, इस परिवार की नब्ज को नहीं छोड़ना है, इसको पकड़ के बैठिए हमेशा। तो जब भी आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हैं, आप गिरने वाले हैं, आप बस एकदम धरती चूम चुके हैं, तो ये मत सोचिए कि वो जनरेशन बहुत पुरानी है, वो क्या मुझे समझाएंगे, मैं इससे अच्छा दोस्तों को फोन कर दूंगा, वो मुझे मोटिवेट कर देंगे, इससे अच्छा मैं इन्हें फोन कर दूंगा। इस सबसे अच्छा है कि आप अपने माता पिता को फोन करिए और बताइए, अपने दुख को कहिए कि मम्मी या मेरे पापा या भैया, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, कह के देखिए एक बार। कई लोगों के पिताजी से संवाद नहीं होता, कई लोगों का माता जी से संवाद नहीं होता, कई लोगों के माता पिता गांव में रहते तो उनको ये लगता रहता गांव में रहते हैं, अरे भाई जितना जीवन हमने नहीं जिया, उससे कहीं ज्यादा जीवन वो जी चुके हैं, अनुभव के साथ जी चुके हैं।
तब भी अगर लगता है तो कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा होगा जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो परिवार की नब्ज को कभी नहीं छोड़ना, उसको पकड़ के रखिए, हमेशा टाइट पकड़िए एकदम, क्योंकि जो रक्त का संचार आपके अंदर तेजी देगा वो नब्ज ही पकड़ने के बाद आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके गुरुजी हो, आपके कोई टीचर हो जो आपको मोटिवेट कर पाते हो, उनकी बातें बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहिए। तो अगर आप इन सब चीजों को अपना लेंगे तो मैं ये महसूस करता हूं कि शायद सफलता के बहुत करीब तक पहुंच जाएंगे। और सफलता के जब बहुत करीब तक पहुंच जाता है इंसान, तो उसको सामने अपनी मंजिल बहुत क्लियर दिखने लगती है कि हाँ बस मैं आ चुका हूं। तो अगर आप ये सब अपनाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की, बहुत आसानी से आप सफल हो चुके होंगे। आशा करता हूं कि ये जो मैंने 3-4 बातें बोली हैं, जो मैंने कोशिश करी है आपके दिल को छूने की, जो होता था मेरे साथ, जो मैंने अनुभव आपके साथ शेयर किया, उसके मुझे लगता है कुछ फायदा आप इससे जरूर उठा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो लोग ज्यादा जनरली लगता है कि अरे पता नहीं मास्टर साहब क्या बता रहे हैं। 4 पंक्तियां फिर बोलूंगा। हरिवंश राय बच्चन ने बोला है और बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बोला है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।